जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सीडीएस विद सौरभ। तो आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से डिकोड फॉर बोथ अपकमिंग सीडीएस एंड एफकेट एग्जामिनेशंस, और साथ में एनडीए में भी ये बहुत ही काम आने वाला है आपके। तो फिजिकल ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाले हैं ज्योग्राफी के, अगर हम बात करें तो। राइट नाउ अभी हम लोग वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और थोड़े दिनों में आपका जो आपका सीडीएस है उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। राइट, तो सेकेंड वीक में आपका सीडीएस का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एफकेट की, तो 31 ऑफ जनवरी इज द डेट। राइट, सो लेस देन 2 मंथ्स हमारे पास बचे हुए हैं। एंड सेम इफ वी गो विथ सीडीएस, तो वी आर लेफ्ट विथ क्लोज टू 4 मंथ्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं बचा हुआ है। तो अब हमें रिवीजन या फिर एक एक सब्जेक्ट्स को ख़त्म करने की जो प्रोसेस है वो हमें शुरू कर देनी चाहिए। राइट, क्लियर है? चलिए, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ज्योग्राफी। राइट, इन टुडेज लेक्चर अब जो टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे हम सीडीएस की बात करें या फिर हम एफकेट की बात करें, यहां से सवाल जरूर बनते हैं। सेम गोज विद एनडीए। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो यहां पे हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। राइट, एज फार एज सीडीएस एग्जाम इज कंसर्न। तो यहां से सवाल हर बार एक या दो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, और आपको भी ये पता है कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर नॉट वेरी टफ काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना। थोड़ा सा हम एफर्ट लगाते हैं तो यहां से सवाल हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है बिग बैंग थ्योरी से। इट वॉज प्रपोज्ड बाय जॉर्जेस लिमैटर। राइट, इसी को हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। बाद में फिर एडविन हबल ने ये एविडेंस प्रोवाइड किया 1930 में कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। ठीक है, और इस थ्योरी के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि द यूनिवर्स वाज ओरिजिनेटेड अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। राइट, इतने सालों पहले ओरिजिन हुआ था हमारे यूनिवर्स का, और उसके बाद फिर ये लगातार तब से एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, अब फॉर्मेशन को लेकर के क्या है यहां पे, सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, अब इसको प्रपोज किया था इमैनुअल कैंट ने। ठीक है, और बाद में इसको लैपलास ने ही डेवलप्ड लेटर ऑन। राइट, तो इनका कहना यह था कि एक बहुत ही बड़ा क्लाउड ऑफ गैस था, डस्ट था, जिसको कि हम नेबुला बोलते हैं। राइट, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। और आज भी आपको अगर हम सोलर सिस्टम को देखें, अगर हम स्पेस को देखें अपने, तो वहां पे गैस और डस्ट आज भी है, और अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग जगह पे है। राइट, तो इट मेक्स सेंस एज वेल। राइट, तो इट सेज दैट कि सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड और इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट नोन एज नेबुला। ठीक है, अब ये जो नेबुला है इट ग्रेजुअली कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटी टू फॉर्म सन एंड प्लैनेट्स। ठीक है, ये धीरे धीरे करके कंडेंस हुआ तो सन बना, प्लैनेट्स बने, और ऐसे मल्टीपल यहां पे सोलर सिस्टम्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब ओरियन जो नेबुला है इट इज वन ऑफ द फर्स्ट नेबुला टू बी डिस्कवर्ड, और सबसे जो क्लोजेस्ट है अर्थ के वो है हेलिक्स नेबुला। ठीक है, तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट वंस टू बी नोटेड ओवर हियर। राइट, अब बात करते हैं गैलेक्सीज की। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। राइट, तो कितने टाइप की गैलेक्सीज होती हैं, कौन कौन सी गैलेक्सीज होती हैं? ठीक है, दिस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्टार्स, द सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। राइट, अब पहली होती है आपकी स्पाइरल गैलेक्सी। इट हैज अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर विथ स्पाइरल आर्म्स। इट कंटेन्स अ ग्रेटर कंसेंट्रेशन ऑफ स्टार्स नियर द सेंटर। जैसे कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, या फिर हमारी जो नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा, ये स्पाइरल गैलेक्सीज हैं। ठीक है, मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा। कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जो इलिप्टिकल इन नेचर होती है। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, सबसे ज्यादा नंबर इलिप्टिकल गैलेक्सीज का ही है। ठीक है, ओवल या फिर स्फेरिकल शेप में होती है। बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट अमंग ऑल गैलेक्सी टाइप्स। और फिर उसके बाद फाइनली होती है इरेगुलर गैलेक्सीज। राइट, they have no definite and regular shape,
फॉर्म ड्यू टू कोलिजन्स और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस विद अदर गैलेक्सीज। तो ये 3 अलग अलग टाइप की यहाँ पे गैलेक्सीज हैं, स्पाइरल, इलिप्टिकल और इररेगुलर, जिसमें हमारी गैलेक्सी है स्पाइरल वन। ठीक है, नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा, आकाश गंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कि हमारी गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है? दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, कितनी पास है सर? ट्रेन से जा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी टू द मिल्की वे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए 2 अलग अलग मॉडल्स यहां पे प्रपोज्ड है। एक है टॉलमी का मॉडल, राइट, विच सेज कि अर्थ इज एट द सेंटर। इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। जियो मतलब अर्थ और सेंट्रिक मतलब जो अर्थ जहां पे सेंटर पे है। तो जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स, जहां पे ये बोला जाता है कि अर्थ सेंटर पे है और बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, राइट। और दूसरा मॉडल है हीलियोसेंट्रिक मॉडल, विच मेक्स मोर सेंस, विच वॉज प्रपोज्ड बाय निकोलस कोपरनिकस। इट स्टेट्स दैट सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। उसके चारों तरफ प्लैनेट्स हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल इज बेसिकली द मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसमें सन सेंटर पे है और चारों तरफ से क्या हो रहा है, जो प्लैनेट्स हैं और बाकी के हेवनली बॉडीज हैं वो सब मूव कर रही है। अब सोलर सिस्टम में बेसिकली कौन कौन से यहां पे इसका पार्ट कौन कौन है? पहला तो सन है, राइट, जो कि सेंटर पे है। हम अपने सोलर सिस्टम की यहां पे बात कर रहे हैं या फिर इन जनरल किसी और सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें। प्लैनेट्स हैं, अदर हेवनली बॉडीज जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। मून्स, जो सैटेलाइट्स हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं इन प्लैनेट्स की, जो कि मून्स हैं। कॉमेट्स आर देयर, ठीक है, एंड अदर हेवनली बॉडीज में एस्टेरॉइड्स आर देयर, देन मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, ये सारी चीजें भी यहां पे पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। सन, प्लैनेट्स, मून, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। मून्स भी डिपेंड करते हैं आप किस यहां पे प्लैनेट की बात कर रहे हैं। अलग अलग प्लैनेट्स के पास अलग अलग नंबर ऑफ मून्स है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिक मॉडल। अब कुछ टर्म्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद सोलर सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो वी हैव एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, ठीक है। ये एवरेज डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लूनर डिस्टेंस क्या है सर? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून। लाइट ईयर क्या है सर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। जो लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर 1 साल तक चलेगी तो जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज 1 लाइट ईयर, राइट। पार्सेक क्या है सर? लार्जर यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जो कि लगभग 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है, ठीक है, राइट। कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो पहली बार देखते हैं कि लाइट ईयर जो है, ये ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। ये टाइम का यूनिट नहीं है, इट इज अ टाइम ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम दिखता है। अब स्टार्स क्या होते हैं इन सोलर सिस्टम में? व्हाट आर स्टार्स? दे आर बेसिकली सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि इनका खुद का लाइट होता है, जैसे कि उनमें से एक सन भी है। मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेस, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनसे मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। वो जो नेबुलर हाइपोथेसिस की बात हम कर रहे थे कि गैसेस है, वहां पे डस्ट है, तो वो गैसेस बेसिकली हाइड्रोजन एंड हीलियम सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। न्यूक्लियर फ्यूजन इनके अंदर होता है और इसकी वजह से जो कोर होता है इन स्टार्स का, जस्ट लाइक सन, वहां पे इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी हमें अलग अलग फॉर्म में मिलती भी है, राइट। तो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस इनसाइड द स्टार्स, ठीक है, राइट। हाइड्रोजन और हीलियम वहां पे पाए जाते हैं और जिसकी की वजह से इमेंस एनर्जी रिलीज होती है। ब्राइटेस्ट स्टार जो है दैट इज सीरियस, एंड क्लोजेस्ट स्टार जो हमारे अर्थ से है वो कौन सा है सर? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, राइट। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार फॉलोड बाई अल्फा सेंचुरी, ठीक है।
ये भी याद रखेंगे, ये आपका वन ऑफ द पोटेंशियल क्वेश्चंस है। नाउ कॉन्स्टलेशंस, कॉन्स्टलेशंस क्या है सर? ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ फिक्स्ड एंड रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई, राइट। अलग अलग कॉन्स्टलेशंस होते हैं, ठीक है। अब ये जो पैटर्न्स होते हैं कई बार एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कई माइथोलॉजिकल फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनको कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। देयर आर 88 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टलेशंस एज पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो IAU है उसके हिसाब से देयर आर 88 ऐसे कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। जैसे कि ओरियन इज देयर, राइट, वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टलेशंस। अर्सा मेजर इज देयर, जिसको कि बिग बियर बोलते हैं, शेप इसका इसी टाइप का होता है। सप्तऋषि, फिर पोल स्टार या पोलारिस, व्हाट इज दिस? So the pole star is bright star located almost directly above the north pole. तो पोल स्टार एक बहुत ही ब्राइट स्टार जो आपको देखने में भी कई बार मिल जाता है, नॉर्थ पोल के डायरेक्टली अबव लोकेटेड है। ये कहाँ पे है? नॉर्थ एंड ऑफ द सप्तऋषि, जो उर्सा मेजर है उसके नॉर्थ एंड में ये लाई करता है कॉन्स्टलेशन। Now it appears stationary in the sky while other stars seem to move around it. ये एक ही जगह पे दिखता है क्योंकि पोल पे है, राइट, इसलिए इसका मूवमेंट हमें विजिबल नहीं होता है, राइट। अब बात करते हैं हम लोग सन की। सो बेसिकली द सन इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम दैट जनरेट्स इट्स ओन लाइट एंड हीट। अपनी लाइट और हीट जनरेट करने वाला ये ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। लगभग 74% इसके अंदर हाइड्रोजन है, 24% के आसपास हीलियम है एंड 2% अदर हैवियर एलिमेंट्स है, राइट। अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है सन के अंदर? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज इनटू हीलियम, लगातार हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन होता रहता है एंड हेंस इट हैपन्स लाइक दैट, राइट। और एनर्जी का यहां पे जनरेशन होता है। स्ट्रक्चर अगर हम सन की देखें तो कुछ इस तरीके से है, क्लियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सन। इस तरीके से कोरोना, क्रोमोस्फियर, सन स्पॉट्स, फोटोस्फियर, ठीक है, राइट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से कुछ सन हमारा दिखता है। अब इनके एक एक स्ट्रक्चर को अगर हम समझने की कोशिश करें, सबसे पहले फोटोस्फियर की बात करते हैं। ये विजिबल सरफेस ऑफ द अर्थ है, जो हमें दिखता है बाहर से। सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन और विजिबल लाइट एमिट करने वाला सरफेस है वो फोटोस्फियर ही है। एवरेज टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। फिर बात करते हैं हम लोग क्रोमोस्फियर की। क्रोमोस्फियर ये एक थिन लेयर ऑफ बर्निंग गैसेस है जो कि फोटोस्फियर के जस्ट अबव लोकेटेड है। रेडिश अपीयर करता है ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्सिस। कोरोना की बात करें, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये सिर्फ टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान ही विजिबल होता है, राइट, और अपीयर्स एज वाइट स्ट्रीमर्स ऑफ और फ्यूम्स ऑफ आयनाइज्ड गैसेस, ठीक है। और जितनी भी अल्ट्रा वायलेट और एक्सरे एमिशंस होते हैं वो उसका सबसे पावरफुल सोर्स यही है। कौन सा? कोरोना। सन स्पॉट्स की बात करें, वाटर सन स्पॉट्स, दे आर डार्क पैचेस अपेयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सन, ठीक है। क्यों होते हैं डार्क पैचेस? ड्यू टू मैग्नेटिक एक्टिविटी, जो कि सरफेस टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है उस रीजन में, तो इसको बोलते हैं सन स्पॉट्स। अब ये डार्क क्यों दिखते हैं? क्योंकि दे आर कूलर देन द सराउंडिंग एरियाज, हेंस दे आर नोन एज सन स्पॉट्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सोलर स्टॉर्म्स की। दीज आर डिस्टर्बेंसेस इन स्पेस कॉज्ड बाय सोलर एक्टिविटीज सच एज फ्लेयर्स हो गए या कोरोनल मास इजेक्शंस हो गए। इनकी वजह से जो डिस्टर्बेंसेस कॉज होते हैं उनको सोलर स्टॉर्म्स बोलते हैं। कई बार ये सैटेलाइट के ऑपरेशंस में भी इफेक्ट डालते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन हो गया, पावर सिस्टम्स हो गए, इन सब पे इफेक्ट भी डालते हैं सोलर स्टॉर्म। सोलर फ्लेयर्स क्या है सर? Solar flares are powerful explosions on the sun's surface due to sudden release of energy in twisted magnetic fields. अचानक से जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलीज ऑफ एनर्जी होती है तो उससे पावरफुल एक्सप्लोजन्स होते हैं जो कि सोलर फ्लेयर्स के नाम से जाने जाते हैं, और इसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे रेडिएट होती है, ठीक है, एंड इसकी वजह से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी ट्रिगर हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्लैनेट्स की, ठीक है। सन है सेंटर पे, प्लैनेट्स चारों तरफ घूम रहे हैं। सो दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जैसे कि हमारी अर्थ का एक ऑर्बिट फिक्स्ड है, इलिप्टिकल वन, ठीक है। इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है,
राइट, बिकॉज दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज स्टार्स, बट दे रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके ये अपने आप को ब्राइटन करते हैं। अब दो कैटेगरीज में हम लोग प्लैनेट्स को क्लासिफाई करते हैं, एक है टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट, और एक है जोवियन या फिर आउटर प्लैनेट्स। इट इज, इनको हम आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं और टेरेस्ट्रियल को हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, राइट। तो ये अलग अलग आपके प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो जो शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं सन के पास में, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये आपके टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये आपके जोवियन हैं, राइट। चलिए अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात करते हैं। सो दीज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर रिलेटिवली स्मॉल, रॉकी इन स्ट्रक्चर, डेंस, ठीक है, सॉलिड सर्फेसेस हैं एंड फ्यू और नो मून्स। कई जगह पे मून्स नहीं है, कई जगह पे देर आर फ्यू मून्स, ठीक है। जैसे कि अर्थ के पास 1 मून है, मार्स के पास 2 मून्स है। सन के ज़्यादा क्लोज हैं ये एज कंपेयर टू द जोवियन प्लैनेट्स। अब जोवियन कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। दे आर लार्ज गैसियस प्लैनेट्स मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। हैव थिक एटमॉस्फियर्स, रिंग्स एंड मैनी मून्स, एंड दे आर ऑल्सो लोकेटेड फार्दर फ्रॉम द सन, ठीक है। इनके पास नंबर ऑफ मून्स हंड्रेड्स में है, राइट, जबकि यहाँ पे वी ओनली हैव अ कपल ऑफ मून्स एट मैक्स। अब ये प्लैनेटरी कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। दीज आर द प्लैनेटरी फैक्ट्स, जो इनका कंपैरिजन है, जिसके बेसिस पे कई बार सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नंबर्स शायद ना पूछे, बट कंपैरिजन पूछता है कि ज़्यादा मास किसका या कम मास किसका, या इनको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट डायमीटर, इफ़ वी टॉक अबाउट डेंसिटी, राइट। अब इसमें से आपको ये समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा मास किसका है या सबसे कम मास किसका है। जैसे कि जुपिटर इज द प्लैनेट विथ हेवीएस्ट मास, ठीक है, ये हेवीएस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा मास है, राइट, क्लियर है। डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो अगेन इट इज हैविंग द लार्जेस्ट डायमीटर, ठीक है, इट इज हैविंग द लार्जेस्ट डायमीटर, क्लियर। वहीं पे अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो अर्थ इज हैविंग द हैवीएस्ट डेंसिटी, राइट। ग्रेविटी की बात करें तो इट इज अगेन जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी की बात करें, अगेन जुपिटर, ठीक है। रोटेशन पीरियड की बात करें तो यहां पे मरकरी 58 डेज में सबसे कम, ठीक है, राइट। फिर लेंथ ऑफ द डे की बात करें तो ये अलग अलग जगह पे है आपके पास, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मरकरी। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे नेपच्यून का है फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, राइट, फॉर द प्लैनेट्स, ठीक है। अब एक एक करके इंडिविजुअल प्लैनेट्स की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मरकरी। इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। सबसे पास जो प्लैनेट है हमारे अर्थ के, वो कौन सा है? दैट इज मरकरी। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन के जो सबसे क्लोज प्लैनेट है दैट इज मरकरी, यानी कि सबसे ज्यादा जो सबसे कम जो डिस्टेंस है सन से, वो किसकी है? वो मरकरी की है। ऑल्सो कॉल्ड द स्विफ्ट प्लैनेट। स्विफ्ट प्लैनेट क्यों बोला जाता है इसको? बिकॉज ऑफ इट्स फास्टेस्ट रेवोल्यूशन, ठीक है। सबसे जल्दी जो सन के अगेंस्ट रिवॉल्व करता है, ठीक है, वो कौन सा है? हमारा मरकरी है। उसके बाद इट हैज नो एटमॉस्फियर, कॉजिंग वेरी हॉट डेज एंड वेरी कोल्ड नाइट्स बहुत कोल्ड होती हैं और जो दिन होते हैं वो बहुत ही हॉट होते हैं। अच्छा, ये स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। फिर रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो 88 डेज में इसका यहाँ पे क्या हो जाता है? रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, क्लियर। 88 डेज में इसका रेवोल्यूशन हो जाता है। सैटेलाइट्स 0 हैं, नो सैटेलाइट्स,
कोई मून नहीं है यहाँ पे मरकरी के पास। मास की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अराउंड 1/18 ऑफ अर्थ। एक और चीज मरकरी से रिलेटेड आप याद रखना, एक सैटेलाइट हुआ करती थी मरीनर 10। मरीनर 10 दिस इज द ओनली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसने मरकरी की स्टडी करने की कभी कोशिश की है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीनस। इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं क्योंकि सिमिलर साइज है, सिमिलर नेचर है। ठीक है, अर्थ के सबसे क्लोज यही है, क्लोजेस्ट टू अर्थ। दिस वन इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। इसको हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार। इन दोनों नामों से भी ये जाना जाता है। क्यों जाना जाता है मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार? इट इज बिकॉज ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, इट इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट और सुबह और शाम को आप देख सकते हो, विजिबल जस्ट बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। ठीक है, तो उस समय आपको ये विजिबल भी होता है। तो दिस इज नोन एज मॉर्निंग या इवनिंग स्टार। ठीक है, अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन जो है लगभग 225 दिनों में कंप्लीट करता है और जो रोटेशन है यानी अपने ही एक्सिस में जो ये घूमता है लगभग 243 डेज में कंप्लीट करता है, अगर हम अर्थ के हिसाब से कंपेयर करें तो। ठीक है, एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसका रोटेशन का पीरियड ज्यादा है एज कंपेयर टू रेवोल्यूशन। ध्यान रखेंगे, वीनस इज द ओनली प्लैनेट जिसका रोटेशन करने में ज्यादा टाइम लग रहा है और रिवोल्यूशन में जल्दी कर ले रहा है। नेक्स्ट, वीनस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज कि इसके पास देर आर नो मून्स, कोई मून्स नहीं है, राइट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस इज कि वीनस इज द प्लैनेट जो कि ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है। इट रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट, जबकि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है। तो वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यूरेनस भी इसी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, और वीनस इज ऑल्सो द हॉटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू क्लोजनेस विद द सन। सो दीज आर फ्यू ऑफ द फैक्ट्स रिगार्डिंग वीनस। अब बात करते हैं हम लोग अर्थ की। इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, 71% वाटर है, ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ, विच सपोर्ट्स। की जगहों पे अभी खोज चल रही है बट अर्थ में तो हमारा आप जिंदा ही है। दिस इज द प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। देन इट हैज वन मून, एक ही मून है, चंदा मामा। ठीक है, राइट। अब अर्थ के साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं, जैसे कि एक तो ऑप्टिमल डिस्टेंस है सन के साथ। ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा दूर है ना बहुत ज़्यादा पास है। बहुत पास होता तो भी लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती, बहुत दूर होता तो भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। फिर वाटर का प्रेजेंस है ना, एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, कि अर्थ बिकम सुटेबल फॉर लाइफ। चलो, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा अर्थ, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। जो हमारा रेडियस है, इक्वेटोरियल रेडियस है, ये लगभग 6378 किलोमीटर का है। रफली हम 6400 किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो पोल्स पे ये जो रेडियस है ये है लगभग 6356 किलोमीटर, 22 किलोमीटर्स का अराउंड डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। मार्स, इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है इसके सरफेस में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। लार्जेस्ट वॉल्केनो इन सोलर सिस्टम ओलंपस मॉन्स, ये आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, राइट। क्लियर है। अब इसका अगर हम रेवोल्यूशन, इसके दो मून्स हैं, फोबोस एंड डीमोस। ये बहुत फेवरेट सवाल है यूपीएससी का। ठीक है, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, याद रखना। फोबोस और डीमोस इसके दो जय और वीरू हैं। नाउ ये जो प्लैनेट है हमारा मार्स, इसमें से जो डीमोस है, इट इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम की सबसे छोटी सैटेलाइट है। ये जो ओलंपस मॉन्स है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑन मार्स है। जो वॉल्केनिक इरप्शन जहां होता है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। क्लियर है, राइट। चलो, इसका जो रेवोल्यूशन का पीरियड है,
रेवोल्यूशन वो है अराउंड 687 डेज, राइट। लगभग 2 साल का समय ये ले लेता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। फिर हमने अपना मंगलयान भी भेजा था, MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये 2014 में वहाँ पहुँच गया था, ठीक है। अच्छा, इंडिया जो है पहली ऐसी कंट्री है जो मार्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुँच गया था, फर्स्ट कंट्री टू रीच मार्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर। लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, इसको गैस जायंट भी बोलते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट है, अ मासिव स्टॉर्म लास्टिंग ओवर 300 ईयर्स, 79 प्लस मून्स है इंक्लूडिंग गैनीमेड जो कि लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। तो इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। 1300 टाइम्स ऑफ अर्थ, मतलब 1300 अर्थ जो है जुपिटर के अंदर फिट कर सकती हैं, ठीक। रेवोल्यूशन के पीरियड अगर हम बात करें तो ये लगभग 11.9 ईयर्स है। अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें तो 11.9 ईयर्स। कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि 92 सैटेलाइट्स इनके पास है नोन, ठीक है, बट 79 तो फॉर श्योर, राइट। गैनीमेड जो है वो लार्जेस्ट है, बिगेस्ट सैटेलाइट इनफैक्ट पूरे सोलर सिस्टम में, राइट, क्लियर है। चलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पे है वो बहुत हाई है, बहुत ही हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैटर्न की बात करें, ब्यूटीफुल रिंग सिस्टम मेड ऑफ आइस एंड रॉक, इसको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी बोलते हैं। एंड टाइटन इसका मून है विथ थिक एटमॉस्फियर, जो टाइटन है उसका एटमॉस्फियर काफ़ी थिक है। आप इसको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट्स भी मानते हैं, ठीक है, जब टेलीस्कोप से देखते हैं सैटर्न, राइट, क्लियर है। सेकेंड लार्जेस्ट है ये आफ्टर जुपिटर। रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये भी अच्छा खासा टाइम लेता है, लगभग 29.5 साल, 29.5 ईयर्स। 4 अलग अलग रिंग्स होती हैं, 4 स्टनिंग रिंग्स आर देयर विच सराउंड द सैटर्न, ठीक है। नेकेड आइज से ये विजिबल नहीं होती है, नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते हो। सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो 147 प्लस सैटेलाइट्स हैं, 147 प्लस सैटेलाइट्स हैं यहाँ पे, जो कि नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इसमें से टाइटन जो है ये सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट ऑफ सैटर्न, सैटर्न में सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है वो टाइटन है, ठीक है। ये लगभग मरकरी के साइज की है जो हमारी टाइटन है, ठीक है। ऑल्सो दिस प्लैनेट सैटर्न इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट। अगर सैटर्न को आप पानी में रख दो, ठीक है, उतना बड़ा अगर कहीं पे अरेंज हो पाए तो इट वुड इनफैक्ट फ्लोट इफ प्लेस्ड इन लार्ज वाटर बॉडी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस इज फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड विद अ टेलीस्कोप। पहली बार 1791 में इसको डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा? विलियम हर्शल। थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। अब ये जो नाम है ग्रीक गॉड ऑफ स्काई, अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें, रेवोल्यूशन के पीरियड की बात करें, ये है लगभग 84 ईयर्स, लगभग 84 ईयर्स सन के अराउंड, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था वीनस और यूरेनस ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। दो ही प्लैनेट्स ऐसे हैं, एक आपका वीनस हो गया और दूसरा यूरेनस हो गया, कि ये ईस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं। साइड में रोटेट करता है ड्यू टू पास्ट कोलिजन, ठीक है। ऑल्सो इसको आइस जायंट बोलते हैं, राइट। अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो इसका अपीयरेंस जो है ब्लूइश ग्रीन इन कलर है, ब्लूइश ग्रीन इन कलर। अब ब्लूइश ग्रीन कलर क्यों है सर, क्यों वह इस कलर में दिखता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन, मीथेन की वजह से इसका अपीयरेंस ब्लूइश ग्रीन इन कलर है, ठीक है। जब टेलीस्कोप से देखते हैं तो थोड़ा सा ग्रीनिश दिखता है, ठीक। इसके पास 27 सैटेलाइट्स हैं, 27 नोन सैटेलाइट्स हैं, और इसके अलावा देयर आर 5 रिंग्स, बीटा इज देयर, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन,
राइट. सो दीज आर द 5 डिफरेंट रिंग्स सराउंडिंग द यूरेनस. आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेपच्यून फारदेस्ट नोन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे दूर है. इसको ब्लू जायंट भी बोलते हैं, राइट. ये नाम है रोमन गॉड ऑफ सी के ऊपर, और इसको जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने इनफैक्ट डिस्कवर किया था. नाम क्या था उसका? जोहान गैले. रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ये है लगभग 165 ईयर्स, 165 साल लेता है सन के चारों तरफ घूमने में. ठीक है. लॉन्गेस्ट ईयर है पूरे सोलर सिस्टम में. सबसे लंबा जो साल है वो इसी का होता है. ठीक है, क्लियर है. और इसमें से 14 सैटेलाइट्स हैं टोटल. 14 सैटेलाइट्स आर देयर, जिसमें से ट्राइटन जो है सबसे लार्जेस्ट है. ऑर्बिट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रेट्रोग्रेड मैनर में ये मूव करती है. स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स इन द सोलर सिस्टम आपको नेपच्यून में ही देखने को मिलता है. तो दीज आर द सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट द नेपच्यून, राइट. अब कुछ और स्मॉल जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले कॉमेट्स, मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉकी मटीरियल. ठीक है. दे हैव हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन. कुछ इस तरीके से ये मूव करते हैं. व्हेन क्लोज टू द सन दे फॉर्म डस्ट ट्रेल. जब पास में होते हैं तो डस्ट ट्रेल बनाते हैं, विच फॉलोज कॉमेट्स पाथ. आयन टेल, ठीक है, गैस टेल पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन ड्यू टू सोलर विंड. ठीक है, तो ये आपके होते हैं कॉमेट्स, राइट. फेमस जो एग्जाम्पल्स है उसमें से हेलिस कॉमेट है, जो कि हर 76 ईयर्स में आपको विजिबल होता है. नेक्स्ट, मीटियोराइट्स, मीटियोर एंड मीटियोराइट्स. ये क्या होते हैं सर? सबसे पहले मीटियोराइट्स की बात करते हैं. दे आर स्मॉल पीसेस ऑफ एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स दैट ऑर्बिट द सन. अब ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से बर्न होने लग जाते हैं और ये मीटियोर बनाते हैं, जिनको हम शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं. ठीक है. अगर मीटियोर डज नॉट बर्न, अगर वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होता, किसी तरीके से एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ के सरफेस में आ गया, तो इसको मीटियोराइट बोलते हैं, राइट. क्लियर. ये भी हेवनली बॉडी ही है एक तरीके से. लार्जेस्ट जो मीटियोर क्रेटर है वर्ल्ड में, एरिजोना मीटियोर क्रेटर है यूएसए में. मीटियोर कभी किसी जमाने में आया होगा, वहां पे गिर करके क्रेटर का फॉर्मेशन करता है. और इंडिया की बात करें तो जो लोनार लेक है महाराष्ट्र में, वो कैसा है? इट इज द लार्जेस्ट मीटियोर क्रेटर इन इंडिया. ठीक है, किसी जमाने में इंडिया में क्रेटर आया होगा, गिरा होगा, और उसकी वजह से लोनार लेक का फॉर्मेशन हुआ, राइट. क्लियर है. एस्टेरॉइड्स क्या है सर? दे आर रॉकी रेमिनेंट्स फ्रॉम द अर्ली प्लेनेटरी फॉर्मेशन. उस समय जो रॉक्स वगैरह जहां पे रह गए थे, कुछ एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं अलग अलग जगह पे, उनको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं. दे ऑर्बिट द सन, मोस्टली फाउंड इन द एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. सन के चारों तरफ ये ऑर्बिट करते हैं. और कहां पे ऑर्बिट कर रहे हैं? फाउंड इन द एस्टेरॉइड बेल्ट, राइट. कहां है एस्टेरॉइड बेल्ट? मार्स और जुपिटर के बीच में. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स या फिर प्लैनेटॉइड्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स एंड प्लैनेटॉइड्स. साइज कितना होता है सर? फ्यू मीटर से लेकर के फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. ठीक है, कुछ मीटर से कुछ किलोमीटर्स तक. ठीक है, तो दीज आर एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड बेल्ट आपको मिलेगी कहां पे? एस्टेरॉइड की जो बेल्ट है वो मिलेगी आपको मार्स एंड जुपिटर के बीच में. ठीक है, अच्छी खासी एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है. प्लूटो की बात करते हैं. ठीक है, भूलना नहीं है लेस्ट वी फॉरगेट प्लूटो, राइट. ये हमारा सिपाही, जब पहले बेचारा हुआ करता था प्लैनेट होता था, और फिर इसको साजिश के तहत हटा दिया गया. बट प्लूटो कहता है कि मैनू की ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे प्लैनेट मानो तब भी मैं खुश हूँ, नहीं मानो तब भी मैं खुश हूँ, है ना. एक मीम आता है ना, बी लाइक प्लूटो. लोगों ने बोला प्लूटो एक प्लैनेट है, तब भी प्लूटो खुश है. लोगों ने बोला प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट है, तब भी प्लूटो खुश है, और अभी भी वो अपना काम कर रहा है. सो प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन द क्यूपर बेल्ट. ठीक है, ये आउटर सोलर सिस्टम का पार्ट है. फॉर्मर पोजीशन कहाँ थी? 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता था आफ्टर यूरेनस एंड नेपच्यून. करंट स्टेटस, इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया है सिंस 2006. ड्वार्फ प्लैनेट क्यों बोला गया है? क्योंकि जो प्लूटो है, देखिए, किसी भी प्लैनेट के लिए किसी भी हेवनली बॉडी को प्लैनेट मानने के लिए 3 डिफरेंट कंडीशंस होती हैं. उसमें से एक होती है कि
जो इमीडिएट नेबरहुड है उसमें से सबसे बड़ी जो बॉडी होनी चाहिए, और प्लस इट शुड क्लियर द नेबरहुड आसपास। तो प्लूटो डज नॉट क्लियर द नेबरहुड ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। इसकी वजह से प्लूटो को हमने निष्कासित कर दिया है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग मून की। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। एवरेज डिस्टेंस अर्थ से कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। ग्रेविटी कितनी है मून में? 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी। नो एटमॉस्फियर, इसीलिए नो वेदर, नो विंड, नो साउंड कैन बी हर्ड। यहाँ पे एटमॉस्फियर नहीं है, ठीक है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। अब मून के डिफरेंट फेजेस की बात करते हैं, ठीक है। डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, ये क्यों होते हैं? ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अब एक रेवोल्यूशन के लिए मून को कितना दिन चाहिए? 27.3 दिन। इसको साइडरियल मंथ बोलते हैं, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ 27.3 डेज। सेम टाइम इज टेकन फॉर रोटेशन एज वेल। वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून। हमें मून का हमेशा सेम साइड ही दिखता है, क्योंकि उतने ही टाइम में वो रोटेट कर रहा है, उतने ही टाइम में वो रिवॉल्व कर रहा है, एक्सिस में भी और चारों तरफ। तो हम जैसे जैसे घूमते हैं वैसे वैसे वो भी घूमता है, इसलिए हमें सेम साइड दिखता है। ये अलग अलग फेजेस हैं यहाँ पे। फुल मून आएगा, राइट। फुल मून के बाद ये वेक्सिंग मून, वेक्सिंग गिबॉस मून, मतलब अब धीरे धीरे करके साइज हमें कम दिख रहा है। फिर यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून, वेक्सिंग क्रीसेंट मून, इसको बोलते हैं क्रीसेंट मून, क्रीसेंट शेप्ड, ठीक है। उसके बाद न्यू मून बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको। फिर इसका उल्टा वेनिंग क्रीसेंट मून, यानी कि अब बढ़ रहा है। उसके बाद लास्ट क्वार्टर हाफ मून, दिस इज लास्ट क्वार्टर हाफ मून, एंड दिस इज वेनिंग गिबॉस मून, राइट। तो ये अलग अलग मून के फेजेस है एक पूरे 27 दिन के साइकिल में। अब अर्थ से रिलेटेड कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि ब्लू प्लैनेट बोलते हैं 71% ऑफ वाटर की वजह से। परफेक्ट बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड टेम्परेचर, इसकी वजह से लाइफ पॉसिबल होती है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 98% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% अदर गैसेस हैं। शेप कैसा सर? जियोइड शेप है, स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स एंड बल्ज्ड एट द इक्वेटर। अगर शेप हमारा अर्थ का एग्जैक्टली ऐसा होता तो इसको स्फेरिकल शेप बोलते हैं, लेकिन शेप कैसा है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये आप इस वाले पॉइंट को इक्वेटर पे थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दीजिए और यहाँ के पोल्स के पॉइंट को अंदर की तरफ कर दीजिए, तो फिर जो शेप बनेगा उसको हम बोलते हैं जियोइड शेप, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। टिल्ट ऑफ द एक्सिस की बात करें तो अर्थ की एक्सिस जो है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री के एंगल में, राइट। द टिल्ट इज 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है। ये आपका वर्टिकल है, इससे 23.5 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से ये टिल्टेड है। इट मीन्स अर्थ डज नॉट स्टैंड स्ट्रेट वाइल रोटेटिंग। स्ट्रेट नहीं होती है वो, ये इस तरीके से आपको ये टिल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वाइल रोटेटिंग इट इज टिल्टेड, ठीक। जो एक्सिस होती है इट रिमेन्स पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्थ स्टार, जिसको पोलारिस बोलते हैं, ठीक है, जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब इसी टिल्ट की वजह से क्या होता है? सीजनल जो वेरिएशंस आते हैं वो हैं, फिर वेरिएशन इन डे एंड नाइट लेंथ, डिफरेंट क्लाइमेट जोन, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी वजह से आती हैं क्योंकि टिल्टेड है। अगर ये टिल्ट नहीं होता तो ना तो आपको सीजन देखने को मिलते, ना आपको दिन और रात में कोई लेंथ में कोई वेरिएशन दिखता, ना ही क्लाइमेटिक जोन्स देखने को मिलते, ठीक है। ये था हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सोलर सिस्टम। सबसे पहले बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है सर? जुपिटर है। सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? गैनीमेड है, जो कि जुपिटर का ही मून है। ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं? अर्थ को बोलते हैं। ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को बोलते हैं, ब्लूइश ग्रीन अपीयरेंस होता है ड्यू टू मीथेन। ब्राइटेस्ट वीनस होता है। ब्राइटेस्ट स्टार सोलर सिस्टम से बाहर सीरियस है, ठीक है। क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है सोलर सिस्टम के? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हमने ऊपर देखा है, राइट। और क्या हमने देखा? कोल्डेस्ट प्लैनेट, हाँ, नेपट्यून को कोल्डेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर है, ये कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है हमारा, ठीक है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं। फारदेस्ट सबसे दूर कौन सा है? नेपट्यून होगा ऑब्वियसली। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसके पास हैं?
हमारे सैटर्न के पास हैं मैक्सिमम सैटेलाइट्स, है ना। सबसे फास्ट रेवोल्यूशन किसका है? मरकरी का है। सबसे हॉट प्लैनेट कौन सा है? वीनस है, ठीक है, वीनस है क्योंकि पास में है। डेंस कौन सा है? अर्थ है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। सबसे तेज रोटेट कौन सा करता है? जुपिटर, ठीक है, राइट। रोटेशन इसका रेवोल्यूशन तो 11.5 साल 11.9 ईयर्स लेता है, लेकिन फास्टेस्ट जो यहाँ पे रोटेशन है वो हमारा जुपिटर का है, ठीक है। सबसे पास कौन सा है? वीनस है, नियरेस्ट टू अर्थ। वीनस जो है ये नियरेस्ट टू अर्थ है, नियरेस्ट टू अर्थ, राइट, क्लियर है। सन के नियरेस्ट कौन सा है? मरकरी, ये क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन है, ठीक है। रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मार्स को बोलते हैं। स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन जो सोलर सिस्टम पे वो किसका है? नेपच्यून का है। ये स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन है, इसीलिए इसका 165 साल में कंप्लीट होता है, राइट, क्लियर। अच्छा, सबसे स्लो रोटेशन किसका है? सबसे स्लो रोटेशन है वीनस का, ठीक है। इसका रोटेशन सबसे स्लो है, 243 दिनों में एक दिन कंप्लीट होता है। इट हैज गॉट द स्लोवेस्ट रोटेशन। एक दिन जो है सबसे बड़ा यहाँ पे वीनस में होता है, ठीक है। अच्छा, एकमात्र मून जिसके पास अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर होता है वो है आपका टाइटन। टाइटन जो है इसके पास अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर होता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, राइट। चलिए, वैसे तो पढ़ने को यूनिवर्स और सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं, बट हमने इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो जो अर्थ हमारा होता है, अर्थ जो हमारा है कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, लाइक दिस, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड करते हैं, जो कि इमेजिनरी लाइन्स हैं और सर्कल्स हैं, ठीक है। तो किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए अर्थ में हमें नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइंस को ग्लोब में ड्रॉ करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम उसको फाइंड आउट कर पाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। एक्चुअली वो लाइंस नहीं होती, वो सर्कल्स होते हैं। एंड वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। वर्टिकल लाइंस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो ये लाइंस की बजाय हम सर्कल्स इनको मान सकते हैं, राइट, क्योंकि ये स्फेरिकल बॉडी की हम बात कर रहे हैं। अर्थ इज स्फेरिकल एंड हेंस ये सर्कल्स हो जाएंगे। टुगेदर दे फॉर्म अ ग्रिड दैट हेल्प्स अस टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी प्लेस। कुछ इस तरीके से ये अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब लैटिट्यूड्स की बात करते हैं। दे आर लार्ज नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। दीज रिप्रेजेंट एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर को हम 0 डिग्री पे रखते हैं, नॉर्थ पोल तक जाएंगे तो 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल तक। मतलब कि ये हमारा हो गया अर्थ, ये बीच में हो गया इक्वेटर जो कि 0 डिग्री नॉर्थ है, या 0 डिग्री साउथ भी आप बोल सकते हो। उसके बाद इस तरीके से बहुत सारी लाइंस यहाँ पे होती हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस अनगिनत, राइट। और यहाँ पे होगा क्या? नॉर्थ पोल। यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, तो नॉर्थ पोल कितने पे होगा? 90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा साउथ पोल, और साउथ पोल कितने एंगुलर डिस्टेंस पे होगा? इट विल बी 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी क्या होती हैं? लैटिट्यूड्स होती हैं, ठीक। दो लैटिट्यूड्स आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, दोनों अलग ही होंगी। दो कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस है लगभग 111 किलोमीटर। इस पे डायरेक्ट सवाल सीडीएस पूछ चुका है। 111 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स। मतलब कहने का क्या हुआ कि एक लैटिट्यूड अगर है 20 डिग्री नॉर्थ और दूसरी है 21 डिग्री नॉर्थ, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 111 किलोमीटर, ठीक है, राइट। देन दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द अर्थ क्लाइमेटिक जोन्स, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स। अब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन सी हैं? देखो, बीच में तो इक्वेटर है सर, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब इक्वेटर के ऊपर आप जाओगे तो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इक्वेटर 0 पे है। फिर 66/2 डिग्री नॉर्थ पे आपको आर्कटिक सर्कल मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से नीचे की तरफ आप जाओगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66/2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ठीक। नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे है,
और साउथ पोल आपका भी 90 डिग्री पे है। नॉर्थ पोल वाला नॉर्थ में 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, राइट। अब इक्वेटर की बात करें, ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है, इक्वेटर कहां कहां से पास करता है। तो इक्वेटर बेसिकली, अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये अलग अलग कंट्रीज हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम एंड प्रिंसिप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। ये कंट्रीज हैं जहां से क्या पास करता है, इक्वेटर, राइट। तो इसमें से सबसे पहले साउथ अमेरिका यहां से पास करता है, जो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये सब आपको साउथ अमेरिका में मिलेगी। देन ये शुरू के तीनों कंट्रीज जो हैं ये साउथ अमेरिका है। उसके बाद नेक्स्ट साओ टोम एंड प्रिंसिप से लेकर के एंड टिल सोमालिया, ठीक है, ये आपको कहां मिलेगा, अफ्रीका, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं। एंड मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती, ये आपको एशिया कंट्री, एशिया में मिलेंगी। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर पास करता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, हाँ, तो ये तीन हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे तो वी हैव मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड ताइवान। ठीक है, तो इसमें प्रोमिनेंटली अगर आप देखोगे तो आपके पास सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद की जितनी भी ये कंट्रीज हैं ये सब की सब कहां पाई जाएंगी, अफ्रीका में। एंड देन वी हैव एशिया। ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज यहां पे एशिया में है। चलिए, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। अब देखिए अफ्रीका जो है वहां से हमारा क्या पास कर रहा है, इक्वेटर भी पास कर रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास कर रहा है। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज हैं जो कि यहां से पास करती हैं, या जहां से इनफैक्ट हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। अब इसमें से चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ये चार तो कहां पे हैं, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद नामीबिया से लेकर के ये मोजाम्बिक, मडागास्कर, ये सब कहां पे है, अफ्रीका में है। और देन ऑस्ट्रेलिया। तो तीन कॉन्टिनेंट से यहां पे क्या पास कर रही है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये तीनों कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इसमें से अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों ही इमेजिनरी लाइंस पास करती हैं। साथ में ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहां से क्या पास कर रहा है, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है और साथ में और क्या पास कर रहा है, यहां पे ब्राजील से इक्वेटर पास कर रहा है। ठीक है, तो ब्राजील इज द ओनली कंट्री जहां से ये दोनों पास कर रहे हैं, और साथ में अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां से तीनों ही इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पास करती हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स। सो लॉन्गिट्यूड्स आर सेट ऑफ इमेजिनरी सेमी सर्कल्स ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ठीक है, लैटिट्यूड्स तो सर्कल्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स को हम सेमी सर्कल भी मान सकते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से ये हम ड्रॉ करते हैं, यहां से लेकर के नॉर्थ पोल से साउथ पोल, फिर अलग अलग जगह से पास करती हुई कुछ इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। ठीक है, राइट। तो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं आपकी सेट ऑफ इमेजिनरी सेमी सर्कल्स। ठीक है, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक। अब इसमें से प्राइम मेरिडियन जो है, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये ग्रीनविच से पास करती है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। यहीं पे रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है, तो इस जगह से ये पास करती है।
दे आर मेजर्ड ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट मेजर की जाती हैं। मतलब कहने का ये हुआ सर कि ये अगर हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमने बीच में बना दिया प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन के जो लेफ्ट की तरफ आपको दिख रही हैं ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं, और जो राइट की तरफ आपको दिख रही हैं ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं। यहाँ पे तो 0 डिग्री ईस्ट है या 0 डिग्री वेस्ट है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 90 डिग्री ईस्ट हो जाएगा और इधर पहुँचते पहुँचते 90 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। फिर क्योंकि ये हम सामने से दिख रहे हैं तो जब हम पीछे की तरफ घूमेंगे तो पीछे की तरफ भी ये 90 डिग्री ईस्ट से जाते जाते 180 डिग्री ईस्ट तक पहुँच जाएगा और 90 डिग्री वेस्ट से जाते जाते 180 डिग्री वेस्ट तक पहुँच जाएगा। तो 180 डिग्री वेस्ट और ईस्ट दोनों सेम लाइन है, ठीक है। तो इस वजह से 0 से लेके 180 डिग्री तक ईस्ट और 0 से लेके 180 डिग्री तक वेस्ट जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है, राइट। 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री ईस्ट एंड 0 डिग्री से 180 डिग्री तक वेस्ट। दे मीट एट द पोल्स एंड आर वाइडेस्ट एट द इक्वेटर। पोल्स पे ये जाके सारी लॉन्गिट्यूड्स एक साथ मिल जाती हैं, ठीक। और सबसे दूर कहाँ पे होती हैं, इक्वेटर पे होती। जो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, वो इक्वेटर पे होगा। अब इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लोकल टाइम को डिटरमाइन करने में। कैसे होता है लोकल टाइम को डिटरमाइन करने में? अर्थ जो है, देखिए टोटल जो हमारी डिग्री ऑफ रोटेशन है वो कितना है, 360 डिग्री। अर्थ जो है 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। कितनी देर में घूमती है सर? 24 घंटे में घूमती है, 24 आवर्स। इसका मतलब ये 1440 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। इसका मतलब ये हुआ सर कि 1 डिग्री जब अर्थ रोटेट होता है तो 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है, राइट। क्लियर? कहने का मतलब ये हुआ कि लेट्स से अभी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, जीएमटी है जिसको हम बोलते हैं जीएमटी के हिसाब से ये कौन सी लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। कहाँ पे है सर? ये लंदन में है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि इससे जो भी लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ होगी वहाँ टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो वेस्ट की तरफ होगी वहाँ घट जाएगा। 1 डिग्री, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ मूव कर रही है तो 1 डिग्री अगर हम ईस्ट की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे तो 4 मिनट आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री लंदन में है और कोई दूसरी लॉन्गिट्यूड है वो 20 डिग्री ईस्ट है, 20 डिग्री ईस्ट है, और अभी लंदन में बज रहे हैं रात के 12 बज रहे हैं, और 20 डिग्री ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, 20 × 4 यानी कि 80 मिनट आगे पहुंच जाओगे, 80 मिनट्स आगे। अब 12 बज रहे हैं, 80 मिनट आगे का मतलब क्या हुआ, 1:20 हो जाएंगे, राइट। क्लियर है? अगर आप 20 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव करोगे। अगर आप 20 डिग्री वेस्ट की तरफ मूव करोगे, 20 डिग्री वेस्ट की तरफ अगर आप मूव करते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 डिग्री यानी कि 80 मिनट्स आप पीछे चले जाओगे। 80 मिनट्स पीछे जाने का मतलब क्या हुआ, 10:40 PM एट नाइट, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से टाइम का कैलकुलेशन होता है। हर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के लिए 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा। अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो टाइम कम होगा, अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो टाइम बढ़ेगा। इसी वजह से इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, 330 मिनट्स के आसपास, विच इज़ 5.5 घंटे। इसी वजह से इंडिया का जो टाइम है कैसे कैलकुलेट होता है, 5.3 आवर्स प्लस जीएमटी, जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे इंडिया आगे रहता है, ठीक है। तो ये है कैलकुलेशन कि अर्थ जो है 4 मिनट लेता है 1 डिग्री रोटेट करने के लिए। इसीलिए 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड के हिसाब से डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, 1 घंटे का हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन ऑफ द टाइम, राइट। क्लियर है सर? जैसे आपसे पूछा गया था कि अगर जीएमटी में इतना टाइम है तो बगदाद में कितना टाइम होगा, बगदाद का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको दे दिया, या ढाका का लॉन्गिट्यूड आपको दे दिया, या इस्लामाबाद का लॉन्गिट्यूड आपको दे दिया, या दिल्ली का लॉन्गिट्यूड आपको दे दिया। तो अलग अलग जगह के लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आप टाइम निकाल सकते हैं। अगर वो लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ है तो टाइम आगे जाएगा, और वेस्ट की तरफ है तो टाइम पीछे जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है।
अब इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं. इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रफली फॉलोज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. मतलब डेट कहां से चेंज होता है, किस डेट को हम लेट से 5 दिसंबर मानेंगे, किस डेट को हम 6 दिसंबर मानेंगे. ठीक है, तो ये या कहां से 5 दिसंबर लगेगा और कहां से किस जगहों पे 6 दिसंबर हो गया होगा. तो जो 12 बजे के बाद डेट चेंज होती है वो डेट डिसाइड होती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अलोंग रफली एक लाइन जाती है जो कि जिगजैग शेप में होती है. इंटरनेशनल डेट लाइन या आइडियल बोलते हैं उसको. ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन अपोजिट द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री है, और ये 180 डिग्री. इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट जिगजैग्स टू अवॉइड डिवाइडिंग कंट्रीज एंड आइलैंड इनटू डिफरेंट डेट्स. ठीक है, क्यों हम जिगजैग करते हैं, क्योंकि एक ही कंट्री में मल्टीपल डेट्स नहीं चाहिए. ठीक है, दैट इज वाई वी कीप इट लाइक दैट. तो जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कुछ इस तरीके से, जब प्राइम मेरिडियन तो कुछ ऐसे होती है, राइट, लेकिन इसके अपोजिट जो इंटरनेशनल डेट लाइन होगी वो इट इज समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है, क्योंकि इधर की जो कंट्रीज हैं उनके सारे एरियाज इसी के अंदर आ जाएं, इधर की जो कंट्रीज हैं सारे एरियाज इसी के अंदर आ जाएं. दैट इज वाई इट इज जिगजैग इन शेप. It serves as the line of demarcation between two consecutive calendar days, right? When you cross the ideal from west to east, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको समझना पड़ेगा. जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये करते हो, क्रॉस करते हो, तो यू सबट्रैक्ट 1 डे, यानी यू मूव टू द प्रीवियस डे, पुराने दिन में पहुंच जाओगे. एंड व्हेन यू क्रॉस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू ऐड 1 डे, यानी यू मूव टू द नेक्स्ट डे. ठीक है, this line helps in maintaining uniformity of time and date across the globe, right? clear है. तो ये हमारी है इंटरनेशनल डेट लाइन. तो लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड इंटरनेशनल डेट लाइन. एक्लिप्सिस और डिस्टेंसेस की हम बात करते हैं थोड़ा सा. यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो अर्थ है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे सन से लोकेटेड है. ठीक, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU. अब ये जो डिस्टेंस है स्लाइटली वेरी करता है थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू अर्थ्स इलिप्टिकल ऑर्बिट, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है. वो डिस्टेंस जब हम क्लोजेस्ट टू द सन होते हैं जिसको बोलते हैं पेरीहेलियन, लगभग 147 मिलियन किलोमीटर हो जाता है डिस्टेंस. अराउंड 3rd of January, 3 जनवरी के आसपास हम अर्थ, जो हमारी जो प्लैनेट अर्थ है वो सन के सबसे क्लोज होती है और इस पॉइंट को बोलते हैं पेरीहेलियन. ठीक है, और दूसरा जो एपिहेलियन है वो कब होता है, जब फारदेस्ट फ्रॉम द सन है हम, अराउंड 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है, यानी 150 से थोड़ा सा बढ़ जाता है. ठीक है, ये कब होता है, 4 जुलाई के आसपास. तो ये 6 महीने के टाइम डिफरेंस के बाद 3 जनवरी को क्लोजेस्ट और 4 जुलाई के आसपास सबसे फारदेस्ट होता है जो सन हमारे अर्थ से. और इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं एपिहेलियन एंड पेरीहेलियन. राइट, क्लियर है. चलिए, तो ये है आपका एपी एंड पेरीहेलियन. फिर मून की बात करें, डिस्टेंस फ्रॉम द मून, जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और मून की लगभग 3,84,400 किलोमीटर है. ठीक है, ये भी थोड़ी बहुत वेरी करती है मून के इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से. तो क्लोजेस्ट पॉइंट को बोलते हैं पेरीजी, लगभग 3,63,000 किलोमीटर, और एपोजी बोलते हैं फारदेस्ट पॉइंट को, लगभग 4,05,000 किलोमीटर. तो ये भी यहाँ पे याद रखेंगे. ठीक है, अब अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है उससे क्या चीज़ें इफेक्ट होती हैं, टाइड्स, इक्लिप्सेस एंड द अपेरेंट साइज ऑफ द मून इन द स्काई. कई बार थोड़ा बड़ा और कई बार थोड़ा छोटा दिखता है. नाउ वी टॉक अबाउट सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स क्या है, सोलर एक्लिप्स है इट अकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन. जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं सोलर एक्लिप्स. ठीक है, मून कहां आ गया, अर्थ और सन के बीच में. द मून ब्लॉक्स द सनलाइट कास्टिंग अ शैडो ऑन द अर्थ एंड इट हैपेंस ओनली ड्यूरिंग अ न्यू मून फेज. उसके बाद लूनर एक्लिप्स कब होगा सर, व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए. ठीक है, तो उस केस में लूनर एक्लिप्स होगा. ठीक है, अर्थ की जो शैडो है वो मून पे पड़ेगी और वो डार्क या रेडिश अपीयर हो जाएगा ड्यूरिंग अ फुल मून फेज. तो लूनर एंड सोलर एक्लिप्स. ठीक है, ये भी याद रखेंगे.
तो यहाँ से आपका सोलर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं।